बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने। बेटो, आज की 12वीं की इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको दोहे के अनुसार बताया कि एक एक बूंद से सागर भर जाता है और एक एक ईंट से महल बन जाता है, उसी प्रकार और एक एक तार से ही मकड़ी अपना सुंदर सा जाल बना लेती है। प्यारे बच्चों, उसी प्रकार हम एक एक टॉपिक से पूरी बुक का अध्ययन कर सकते हैं यदि हमारे अंदर जुनून होना चाहिए करने का। आपने काम इकट्ठा नहीं करना, पहले भी मैंने कहा था। चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आए, कितनी भी कष्ट आए, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से नहीं हटना है। जो हमारा कर्म है वो हमें करते रहना है। किसी प्रकार के जब परमात्मा हमें कोई मुश्किल देता है, घड़ी देता है, तो उसमें निकलने का रास्ता भी दे देता है। तो ये जो आज की टेक्नोलॉजी ने हमें ये रास्ता दिया और इस रास्ते के तरीके से हम करेंगे। हमने कमर कस ली है काम करने की। आप लोगों की फीडबैक देखते हुए मुझे पूरा मन बना लिया है कि अब हम पूरी की पूरी क्लास इसी प्रकार आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। चाहे कोरोना कितना भी चले, कितनी भी हमें मुश्किल आए, लेकिन हम मुश्किलों से डरने वाले नहीं हैं। तो इसी कड़ी में बेटा मैंने आपको 2 लेसन पहले करवाए हैं और करवाते हुए पहले मैं थोड़ी सी एजिटेशन मान रहा था, लेकिन अभी जब आप लोगों की फीडबैक बहुत अच्छी आई है तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा पुण्य का काम हो रहा है। आप लोगों का भला है और हमारा भी टाइम पास हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी प्रकार वीडियोज़ को आप फायदा उठाते रहेंगे और मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, कॉमेंट भी लिखेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है 12वीं क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर, और चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। इस चैप्टर पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये उपभोक्ता क्या है। हमने प्लस 1 में भी पढ़ा था कि उपभोक्ता क्या है। जो उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। चाहे वो कोई भी है, आप भी है, मैं भी हूं। जो संसार में जिसने जीवन लिया है वो किसी न किसी वस्तु का उपभोक्ता अवश्य है, क्योंकि वह किसी न किसी चीज को ग्रहण अवश्य करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता से कोई नहीं बच सकता, और उसका अध्ययन हम आर्थिक क्रियाओं में करते हैं। क्योंकि उपभोक्ता है, उसको जरूरत पड़ती है वस्तुओं की। वस्तुएं सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित है। तो फिर उसका व्यवहार कैसा होता है उसको हम कहेंगे उपभोक्ता व्यवहार। वस्तुओं के प्रति उसका व्यवहार कैसा रहेगा, किस प्रकार यूज करेगा, कैसे करेगा, ये सब बातें पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा, उपभोक्ता ये चुनाव करता है, ये उपभोक्ता है, ये चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आय वो सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है हर किसी की, को कैसे खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। अपने पैसे का हर व्यक्ति अधिक से अधिक यूटिलाइज करना चाहेगा। कोई भी व्यर्थ में किसी को पैसा बर्बाद नहीं करेगा। वो सोचता है कि जितना मेरा पैसा उसे मुझसे अधिक से अधिक मिले। विक्रेता भी और क्रेता भी। विक्रेता ही सोचता है कि जितना मेरा सामान है उससे मुझे पैसे अधिक से अधिक मिले। वो पैसों के लिए संतुष्टि चाहता है। तो हम जो भोक्ता है, जो वस्तु खरीदते हैं कोई भी बाजार से, तो हम जो हमारा पेमेंट लेके जाते हैं, जो हमारा बजट होता है, उस बजट में से हम अधिक से अधिक फायदा उठाने की सोचते हैं। तो वो ये दोबारा क्लियर कर लेते हैं एक बारी कि उपभोक्ता ये चुनाव करता है अपने पैसे का कि वह अपनी सीमित आय है उसको किस प्रकार यूटिलाइज करे, खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, उससे ज्यादा वो खुश हो। तो यो हम इसको पढ़ते हैं एक बजट रेखा के रूप में, एक बजट उपभोक्ता के बजट के रूप में, बजट रेखा के रूप में और बजट समूह, 3 में पढ़ते हैं हम इसको। सबसे पहले ये उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करेगा, उसको हल करने के लिए हमें कुछ मान्यताओं पर आधारित है। मान्यताएं कौन कौन सी हैं? मान्यताएं ये हैं, नंबर 1 तो उपभोक्ता है, उसकी आय है वो निश्चित है। ये मानना है हमने, जब हम इसका अध्ययन करें तो उपभोक्ता उसकी आय निश्चित है, चाहे वो 100 रुपए है, चाहे 500, चाहे 8,000 है, चाहे 20,000 है।
हम मान के चलेंगे, जब अध्ययन करते हैं तो उसकी आय निश्चित है। दूसरी दो वस्तुएं, उपभोक्ता जो तुलना कर रहा है उसके पास दो ही वस्तु खरीदनी है, जो पेमेंट उसके पैसे उसके पास हैं, जो रुपए उसके पास हैं, उससे सिर्फ दो ही वस्तु खरीदनी है। नंबर 3, उपभोक्ताओं की दी हुई कीमत है, जो वस्तु है उसकी कीमत दे रखी है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं वो दो वस्तु खरीदता है, एक वस्तु खरीदता है सेब, दूसरी वस्तु खरीदता है वो संतरे। ये मानता हमारी क्लियर है कि हमारे पास दो वस्तु है, और मान लेते हैं उसके पास रुपए हैं 60, उसका रुपए हैं उसके पास 60 रुपए। इस 60 रुपए में वो सेब भी खरीदना चाहता है और संतरे भी खरीदना चाहता है, लेकिन तीसरी शर्त इसकी है कि जो सेब की कीमत है, सेब की कीमत है वो मान लेते हैं हम 1 रुपया, और इसकी कीमत हम मान लेते हैं 2। इस प्रकार हम एक एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु को हम सेब मान लेते हैं। तालिका से आपको स्पष्ट करेंगे तो इसको हम संतरे कह देते हैं। ये दो वस्तुएं हैं, और अब भोक्ता का इन वस्तुओं के प्रति क्या व्यवहार रहेगा ये अध्ययन करना है। हम आज जो हमारा टॉपिक है वही है उपभोक्ता व्यवहार। तो अब ये हमारे पास तीन वस्तु भी हैं। पहली वस्तु है उपभोक्ता की निश्चित आय, जो कि हमें दी है। दूसरी है उपभोक्ता दो वस्तुएं, ये भी यहाँ क्लियर कर दिया है, एक संतरे है और एक सेब है। और अब इसकी आय जो सेब की है वो 1 रुपया प्रति रुपया है और संतरा वो 2 रुपये प्रति है। तो अब इनका क्या उपभोक्ता का व्यवहार रहेगा। जो ये व्यवहार है, मान लिया राम नाम का आदमी है, ये जाता है और ये यदि ये कोई भी सेब नहीं खरीदता है, 0 सेब खरीदता है, तो इसके पास 60 रुपए है, 1 रुपए का एक संतरा है। कितने संतरे आएंगे? 60। ठीक है बेटा। इसके बाद यदि ये 10 सेब खरीदना चाहता है, कितने के आएंगे? 10 गुणा 2 20 के, तो ये 20 रुपए हो, 20 के हो गए। बाकी बच गए हमारे पास 40 रुपए। 40 में से 40 गुणा में 1, 40 रुपए के संतरे। अगला एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि वो 10 के बजाय 20 सेब खरीदना चाहता है, तो 20 खरीदेगा तो 20 गुणा में 2, 40 रुपए के उसके सेब हो गए। कितने के हो गए? 40 रुपए के हो गए। बाकी कितने रह गए? 20 रुपए रह गए। 20 रुपए में संतरे कितने आएंगे? 20 संतरे। 20 रुपए में संतरे, 20 संतरे आएंगे। यदि वो सोचता है कि मैं मेरे पास जो इनकम है 60 रुपए में, वो पूरी की पूरी आग से सेब लेना चाहता हूं, तो सेब कितने के लेगा वो? 30 गुणा में 2, 60 रुपए के उसके सेब आ गए, और उसके पास बाकी 60 माइनस 60 शून्य, कोई इनकम नहीं बची। तो ये हमारा इसमें नंबर, ये आपकी तालिका थी। बड़े अच्छे से प्रयास किया होगा आपने। अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। रेखा चित्र आपकी 60, ये हो सकता है आपका 0 से, यदि हम ये 60 लें, y 60 नहीं है हमारा, x है, या x को हम क्या बोलते हैं? x को सेब और y को संतरे। इसके हम ये लेंगे तो इसको मिला दो आप। और यदि ये 10, ये इसका बजट, ये इसकी बजट रेखा आ गई, क्योंकि इससे बाहर तो खरीद नहीं सकता। यदि ये ऑप्शन लेना चाहेगा और 10 से 40 यहां होगा, और ये लेना चाहेगा 20 से 20 पे लेना चाहेगा तो 10 पे 20 पे, ये आपका होगा। यदि वो इस ऑप्शन को चुनता है तो आपके उसके पास सेब होंगे 0 और संतरे होंगे 60। यदि वो इस ऑप्शन को चुनता है तो उसके पास सेब होंगे 10
10, यहां से यहां तक 10, और संतरे कितने होंगे 40। यदि वो इस ऑप्शन को चुनता है तो उसके पास 20 ही तो होंगे सेब और 20 होंगे संतरे। यदि इस ऑप्शन को चुनता है तो उसके पास 30 सिर्फ सेब होंगे। तो ये आपने समझा, जो ये इसकी बजट रेखा है जिस पर ये बिंदु आ रहा है, इसके दिन वो ए भी खरीद सकता है, ऑप्शन बी भी खरीद सकता है, सी भी खरीद सकता है और डी भी खरीद सकता है, तो कोई भी खरीदे। अब हर आदमी है, अलग अलग आदमी है, किसी आदमी की संतुष्टि इस बिंदु पे है वो कि पूरे जो सेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता तो वो अपनी इनकम इस पर खर्च करना चाहेगा। कुछ है जो सेब की बजाय संतरे को प्रेफरेंस देना चाहता है लेकिन सेब को भी कम देता है तो इसको खरीदना चाहेगा। यदि इससे ज्यादा वो कोई बंदा ऐसा है जो सेब और संतरे को बराबर देना चाहता है तो ये खरीदेगा। और यदि वो कोई आदमी बिल्कुल ही सेब पसंद करता, संतरों को पसंद नहीं करता, तो अपनी आय को इस पर खर्च करना चाहेगा। ये उपभोक्ता का व्यवहार रहेगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कि जो क्षेत्र आया है ये प्राप्य है, इसको बोलते हैं प्राप्य। क्यों बोलते हैं इसको प्राप्य? क्योंकि वो प्राप्त कर सकता है इसके अंदर, यदि उसे कम करेगा तो उसकी पेमेंट बच जाएगी। तो और ये क्षेत्र बच गया, ये अप्राप्य है, इस क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी बजट रेखा से बाहर है। तो बेटा हमने हमारा जिक्र क्या था, उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता का ये बजट है और उपभोक्ता बजट रेखा, ये उपभोक्ता की बजट रेखा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और इससे बाहर उपभोक्ता समूह, उपभोक्ता है वो समूह है, उसके 1 2 3 4 ये ऑप्शन है, इसके अंदर वो खरीदेगा। ये उपभोक्ता के समूह है, इस रेखा पर वो कहीं भी खरीद सकता है, उसको हम ज्यादा करके। तो आज का टॉपिक यही था, ज्यादा न कराते हुए संक्षेप में आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप रुचि से लें। मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके सागर भर जाता है बूंद बूंद से, और एक एक ईंट से महल बन जाते हैं, और एक एक तार से मकड़ी अपना जाल बना सकती है। तो हम एक एक टॉपिक करके बुरी बुक का अध्ययन कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप बच्चों से फिर अगले इस चैप्टर के जो अगला टॉपिक है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।